नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। यह है मेडिवल हिस्ट्री की कंप्लीट प्लेलिस्ट और इस कंप्लीट प्लेलिस्ट का यह है हमारा पार्ट 2। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका सोर्स बता दूं। इसका सोर्स है हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा। देखिए, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था यूरोप को और उसके बाद हमने देखा था ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म को। ठीक है। जिस प्रकार से कुछ चेंजेस आने लगते हैं यूरोपियन सोसाइटी में, उसी प्रकार से कुछ चेंजेस आते हैं अरेबियन वर्ल्ड में और अफ्रीका में। देखिए, वेस्टर्न रोमन एम्पायर के लिए जो चेंजेस थे वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं थे। लेटर वो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इनिशियल फेज में वो पॉजिटिव नहीं थे। कहीं ना कहीं डार्क एज की जो सिचुएशन थी वो अराइज होती है यूरोप में। लेकिन अरेबियन वर्ल्ड में बहुत सारे पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें उभर कर आती हैं इस मेडिवल एरा के दौरान। और इसकी शुरुआत होती है 7वीं शताब्दी के दौरान। 7वीं शताब्दी में इस्लाम का राइज होता है अरब में। अरब वर्ल्ड में जब से इस्लाम का राइज हुआ, वहां पर जो ट्राइब्स रहती थी ना अरब वर्ल्ड में, ये आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई किया करती थी। ठीक है। जो ट्राइब्स ये बहुत ज्यादा लड़ा करती थी और इनको यूनाइट करना बहुत मुश्किल था। तो इनको यूनाइट किया इस्लाम। जब इस्लाम का राइज होता है तो जैसे सारी ट्राइब्स थी ये यूनाइट हो गई। ठीक है। जब ये ट्राइब यूनाइट हुई तो इन ट्राइब के यूनाइट होने के बाद इस्लाम ऐसा पावरफुल फोर्स राइज करता है अरेबियन और अरेबियन के आसपास वाले इलाकों में। ठीक है। जो अर्ली कैलिफ्स थे, इन्होंने जो अरेबियन अंपायर था इसको एक्सपेंड किया सीरिया में। देखिए, सीरिया का ये हिस्सा मैं आपको दिखाता हूं मैप में। ये है सीरिया, बेसिकली मॉडर्न डे सीरिया इधर। ठीक है। सीरिया में इसको एक्सपेंड किया। इसके अलावा इसको इराक में एक्सपेंड किया, तो इसी के आसपास का इलाका सीरिया इराक। ठीक है। इराक में इसको एक्सपेंड किया। इराक के अलावा इन्होंने इसे एक्सपेंड किया ईरान में। ठीक है। यहाँ इधर कहीं पीछे इस मैप के इधर साइड में जाएंगे ईरान। ठीक है। ईरान के अलावा इजिप्ट में, ये रहा हमारा इजिप्ट, राइट, इजिप्ट में किया। और नॉर्थ अफ्रीका के पार्ट है, बेसिकली ये वाला जो पार्ट है नॉर्थ अफ्रीका और स्पेन तक जो ये कैलिफ्स थे इनकी हुकूमत थी। देखिए कितना फ्लोरिश होता है अर्ली मेडिवल एरा में इस्लाम के आने के बाद अरब वर्ल्ड, अरब अरेबियन अंपायर। सोचिए कि इनकी हुकूमत जो है वो अरेबियन पेनिनसुला से शुरू हो रही है। नॉर्थ ऑफ द अफ्रीका में इनकी हुकूमत है और ये यूरोप के दक्षिण के हिस्से में पहुंच जाते हैं। साउथ ऑफ द यूरोप या स्पेन के हिस्सों, कुछ हिस्सों में भी कब्जा कर लेते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि यूरोप की, वेस्टर्न यूरोप की सिचुएशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अरेबिया में इस्लाम के आने के बाद सिचुएशन बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। अरब की सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। अरब क्या कर रहे हैं, फ्लोरिश कर रहे हैं। ठीक है। अब इनके फ्लोरिश करने के बहुत सारे रीजंस थे, अब इन रीजंस को भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, लेकिन उससे पहले देखिए, अरब वर्ल्ड के अंदर जब से ये जो ट्राइब से यूनाइट होती हैं और पावरफुल फोर्स का रूप लेती हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इन अरब ट्राइब्स के अंदर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स के मौजूद होने की वजह से जो कैलिफ्स थे ना, ये कैलिफ, ये जो कैलिफ की जो कैपिटल थी, पहली कैपिटल थी वो थी डेमेस्कस। डेमेस्कस सीरिया में। ठीक है। डेमेस्कस सीरिया में थी, वहां से कैलिफ्स को शिफ्ट करना पड़ता है और एक नई डायनेस्टी आती है जिसे हम बोलते हैं अब्बासिड्स। ठीक है। और अब्बासिड्स अपनी अपनी जो कैपिटल थी इसे डेमेस्कस से ले जाते हैं बगदाद। ठीक है। मॉडर्न डे इराक की कैपिटल है बगदाद। बहुत खूबसूरत शहर हुआ करता था एक जमाने में, लेकिन आज सिचुएशन वैसी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन बहुत खूबसूरत शहर हुआ करता था, ऐसा बताया जाता है कि बहुत खूबसूरत शहर हुआ करता था बगदाद। ठीक है। और इसकी हिस्टोरिकल लेगेसी देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज सिचुएशन ऐसी नहीं है। ठीक है। नाउ देखिए, जो तो अब्बासिद कैलिफ्स थे ना, ये अपने आप को मानते थे कि ये जो प्रॉफिट मोहम्मद है ये उन्हीं की ट्राइब से बिलोंग करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद की जो ट्राइब थी, ये जो अब्बासिद कैलिफेट हैं, ये ऐसा मानते थे कि ये प्रॉफिट मोहम्मद की जो ट्राइब है उसी के ही लोग। ठीक है। इन अब्बासिद कैलिफेट्स ने ऐसा माना। ठीक है। जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी अरब वर्ल्ड के अंदर। ठीक है। इनकी एक अलग सुप्योरिटी थी। ठीक है। नाउ देखिए, तो इन्हें बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता था बिकॉज ये प्रॉफिट मोहम्मद की ही ट्राइब से आते थे। ठीक है। ऐसा माना जाता है, ये खुद मानते हैं कि ये प्रॉफिट मोहम्मद की ही ट्राइब से थे, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता था। ठीक है। देखिए 150 सालों तक, लगभग 150 सालों तक बहुत पावरफुल अंपायर रहा अंडर द अब्बासिद। जो अरेबियन अंपायर है ये इनके अंडर बहुत ज्यादा पावरफुल अंपायर रहा। ठीक है। ये अपनी हाइट पे था, ये अपनी एकदम हाइट पर था। हाइट पे मतलब बहुत एक्सट्रीम पर था, ये बहुत ज्यादा फ्लोरिश कर रहा था ये अरेबियन अंपायर। ठीक है। बहुत ज्यादा फ्लोरिश कर रहा था। ठीक है। ठीक है। इंपॉर्टेंट सेंटर जो थे ना, जो सिविलाइजेशन के, ठीक है, उनको इन्होंने कैप्चर कर लिया और वहां पर इस्लाम को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। कहाँ कहाँ पे इन्होंने इस्लाम को और अपनी अपने इलाके को एक्सपेंड किया। देखिए, इजिप्ट में किया, सीरिया में किया, ईरान में किया और इराक में किया। ठीक है।
देखिए, द अब्बासिद कंट्रोल नॉट ओनली सम इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ वेस्ट अफ्रीका एंड नॉर्थ अफ्रीका बट ऑल्सो कमांडेड, देखिए इन्होंने इतने बड़े हिस्से पर तो कमांड की ही की, देखिए इतने बड़े हिस्से पर तो इनका रूल है ही है, ठीक है ठीक है, इतने बड़े हिस्से पर इनका रूल है ही। इसके अलावा इन्होंने मेडिटेरियन सी के आसपास के जो ट्रेड रूट्स है ना, इनको भी कंट्रोल किया, और जो सबसे बड़ा इनके लिए एडवांटेज था वो यही था कि इन्होंने इंडिया के साथ होने वाले जो ट्रेड रूट्स थे इनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया, ठीक है। मेडिटेरियन सी के आसपास से जो ट्रेड रूट इंडिया तक जाते थे बेसिकली, इन्होंने उन ट्रेड रूट्स को अपने लिए क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, और इस ट्रेड के थ्रू बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आई इन इस अरेबियन अंपायर में, ठीक है। नाउ अब्बासिद बेसिकली यहाँ पर इस वक्त रूल कर रहे हैं, ठीक है। नाउ ये जो ट्रेड था, इस ट्रेड को सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड किया करते थे ये अब्बासिद कैलिफेट, ठीक है। ये अरेबियन जो अंपायर के जो रूलर्स थे बेसिकली, ये इस ट्रेड रूट को सिक्योरिटी और सर्विसेज प्रोवाइड किया करते, सेफ्टी प्रोवाइड किया करते थे। और जब ये सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे बेसिकली, ये इसके लिए चार्ज भी करेंगे, राइट, इसके लिए चार्ज भी करेंगे। तो उस चार्ज की वजह से, जो ये चार्ज करते थे बेसिकली ट्रेडर से, इसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉस्पेरिटी इनके इलाके में आती थी, ठीक है। तो अब एक तरीके से आप देखिए राइज ऑफ इस्लाम हो रहा है, इस्लाम के बाद अरेबियन ट्राइब्स यूनाइट हो रही हैं। अरेबियन ट्राइब यूनाइट होने के बाद इन्होंने एक बहुत बड़ा इलाका कब्जा लिया, इलाका कब्जाने के बाद इन्होंने ट्रेड रूट को कंट्रोल कर लिया। ट्रेड रूट को कंट्रोल करने के बाद इन्होंने क्या कर लिया कि ट्रेड पर चार्जेस तो लगने ही लगने थे, तो उस ट्रेड पर चार्जेस लगने की वजह से एक बहुत बड़ा ट्रेड जो था वो बेसिकली इनके पार्ट से होकर गुजरता था, जिसकी वजह से जो इनका किंगडम था वो बहुत ज्यादा फ्लोरिश कर रहा था, ठीक है। जो अब्बासिद कोर्ट था ना, वो बहुत ज्यादा मैग्निफिसेंट था, बहुत खूबसूरत अब्बासिद कोर्ट था, बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी थी अब्बासिद कोर्ट में। यानी अब्बासिद के जो राजा थे, अब्बासिद डायनेस्टी के जो राजा थे बेसिकली, जिस कोर्ट में ये रहते थे, वो जो जो कोर्ट था वो बहुत ज्यादा मैग्निफिसेंट था, बहुत तो खूबसूरत था, बहुत ज्यादा उसके अंदर प्रॉस्पेरिटी थी, ठीक है। अब्बासिद कोर्ट बहुत ज्यादा प्रॉस्परस था। सिर्फ अब्बासिद कोर्ट ही नहीं, अब्बासिद जो रीजन था बेसिकली, जो अरब रीजन था, बहुत ज्यादा प्रॉस्पर कर रहा था, ठीक है। नाउ इस इस जो ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन अरब्स ने यहाँ पर कंट्रोल की है, जिसको ये अरब ने जो पॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ पर राइज की है, इसका फायदा अरब मर्चेंट्स को मिलेगा। अरब मर्चेंट्स हमेशा से अपने ट्रेड के लिए फेमस रहे हैं, ठीक है। अरेबियन मर्चेंट्स हमेशा से अपने ट्रेड को लेकर बहुत फेमस रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई है ना, इस पॉलिटिकल सिचुएशन का एडवांटेज जो है ये अरेबियन मर्चेंट्स भी लेंगे, और अरेबियन मर्चेंट बहुत जल्दी मोस्ट एंटरप्राइजिंग और वेल्दी मर्चेंट्स और सी वेवर्स बन जाते हैं दुनिया के उस दौर में, ठीक है। ये सबसे मोस्ट एंटरप्राइजिंग कम्युनिटी उस दौर में, मेडिवल एरा के दौर में मोस्ट एंटरप्राइजिंग जो कम्युनिटी है और सबसे वेल्दी जो मर्चेंट्स हैं और समुद्र में यात्राएं करने वाले जो सबसे ज्यादा यात्री हैं, वो बेसिकली अरेबियन रीजन के ही लोग हैं, ठीक है। समझ रहे हैं मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर मैं सही से समझा पा रहा हूँ तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। देखिए, इस दौरान में बहुत सारी सिटीज का डेवलप होता है, बहुत सारी सिटीज का डेवलपमेंट होता है इस अरेबियन रीजन में, ठीक है। और इन इन सिटीज में मैग्निफिसेंट बिल्डिंग थी, ठीक है। बहुत प्राइवेट बिल्डिंग्स भी थी, यानी जो मर्चेंट्स बनाया करते थे या अलग जो दूसरे लोग बनाया करते थे प्राइवेट बिल्डिंग्स, और इसके अलावा पब्लिक बिल्डिंग्स भी थी, ठीक है, जिन्हें बेसिकली गवर्नमेंट बनाया करते थे, ठीक है। नाउ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड द कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ द अरब टाउन्स वुड हार्डली बी पैरेलल टू इन एनी कंट्री। देखिए, जो अरेबियन लोगों का कल्चर था ना, अरेबियन कल्चर था, अरेबियन लोगों की जो प्रॉस्पेरिटी थी वो किसी के बराबर नहीं थी। मतलब अरेबियन अरेबियन जो कल्चर था, अरेबियन जो प्रॉस्पेरिटी थी, वो अपने सुप्रीम पे थी, उनके बराबर कोई नहीं था। जैसे आज वेस्टर्न कंट्रीज की सुप्योरिटी है, वैसे ही अरेबियन कंट्रीज की, अरेबियन अंपायर की सुप्योरिटी थी। अरेबियन कल्चर, अरेबिया में रहने वाले लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड था ना, वो बहुत हाई दर्जे का था, बहुत उच्च दर्जे का था इन कंपैरिजन टू अदर, ठीक है। नाउ इवन इंडिया के जो लोग थे, इनकी प्रॉस्पेरिटी भी उतनी नहीं थी उस दौर में। क्यों? इंडिया में एक तरीके आप अब जब हम इंडिया को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा इंडिया में ऐसे हालात क्यों नहीं थे, ठीक है। नाउ देखिए, इस दौरान अरब में क्या होता है, स्टैब्लिश होते हैं, इस दौरान अरब में बहुत सारी जब प्रॉस्पेरिटी आ रही है तो इकोनॉमी चलेगी। इकोनॉमी चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसे चाहिए, सिक्के चाहिए, ठीक है। तो अरब में दो करेंसीज को डेवलप किया जाता है, गोल्ड दिनार एंड सिल्वर दिरहम, ठीक है। देखिए, और ये जो वो थी, ये जो गोल्ड की दिनार थी और सिल्वर दिरहम थी, ये वर्ल्ड वाइड की जो करेंसी बन जाती है, मतलब वर्ल्ड में हर जगह ये अरेबियन
जो करेंसीज थी, गोल्ड दिनार और सिल्वर दिरहम, ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट की जा रही थी, ठीक है। इनकी एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा थी उस वक्त के दौरान, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम दूसरे उस पर, ठीक है ना। इसके अलावा जो अरब का बहुत ज्यादा रोल रहा है वो रहा है हमारी अकाउंटेंसी में। अरब एक नई तरीके का अकाउंटेंसी को स्टैब्लिश करता है, इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अरब ने अकाउंट्स के फील्ड में बहुत ज्यादा काम, बिकॉज बिजनेस कम्युनिटी है, मर्चेंट कम्युनिटी है, तो इसका मतलब अकाउंटेंसी में भी बहुत सारा काम करेंगे, बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारा काम वो करते हैं। और वो काम क्या करते हैं, ठीक है, देखिए ये स्टैब्लिश करते हैं डबल एंट्री बुक, ठीक है। डबल एंट्री बुक कीपिंग को ये वो करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। एडवांस अकाउंटिंग को ये इंट्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए डबल एंट्री बुक से मतलब एक साइड पे डेबिट रहा होगा, एक साइड पे क्रेडिट रहा होगा, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। मैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो मैं इतना ही समझ पा रहा हूँ, शायद आप मुझसे ज्यादा जानते हो, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, इसके अलावा क्या है, इन्होंने क्या एडवांस अकाउंटेंसी को इंट्रोड्यूस किया, लार्ज स्केल एंड इलैबोरेटेड बैंकिंग एंड क्रेडिट को इंट्रोड्यूस किया, और इंक्लूडिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इनको हुंडीज कहा जाता है, बेसिकली आप एक तरीके के मॉडर्न डे चेक्स मान सकते हैं, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। नाउ इस दौरान सबसे जो फेमस कैलिफ्स थे, ये कैलिफ्स थे अल मामुन और हारून अल रशीद, ये जो सबसे फेमस कैलिफ्स थे, ठीक है, उस दौरान में, ठीक है। इनका जो कोड था ना वो बहुत ज्यादा प्रिस्टिज था, ठीक है। इनका जो कोड था वो बहुत ज्यादा फ्लोरिश कर रहा था, इनके दौर में सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी थी, ठीक है। इनका जो पैलेस था बहुत खूबसूरत था, ठीक है। और ये जो दोनों थे ना, उन्होंने साइंस को बहुत ज्यादा वो किया, साइंस से रिलेटेड बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया लोगों को, ठीक है। इनके कोर्ट के दौरान साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई अरेबियन रीजन में, ठीक है। नाउ देखिए इसी दौरान अरब में क्या होता है, साइंटिफिक नॉलेज और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल थी, इन्होंने गैदर की, ठीक है, और इनको फैलाया, ठीक है। अरेबियन अरेबियन रीजन में बहुत ज्यादा क्या होती है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती है, और यहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं आती, एडमिनिस्ट्रेटिव एडवांसमेंट भी आती है, जिसे इन्होंने ओवन किया बाद के दौर में, ठीक है। अब नाउ सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां से शुरू होती है, ठीक है। अब इतना बड़ा पॉलिटिकल अंपायर है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतने सारे मर्चेंट्स हैं, इन पर टैक्स लगाना है, इतना बड़ा ट्रेड है, इसको चलाने के लिए लोग चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, ठीक है। हर कंट्री को एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत थी इन अरेबियन अंपायर्स को, ठीक है। तो इन अरेबियन अंपायर्स के जो रूलर्स थे, इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में नॉन मुस्लिम्स को भी एक्सेप्ट किया। सबसे बड़ी चीज देखिए कि इन्होंने नॉन मुस्लिम्स को भी एक्सेप्ट किया, और सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को ही नहीं एक्सेप्ट किया, अपने रीजन के बाहर के लोगों को भी ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लेकर आए, ठीक है। मतलब इन लोगों ने किसी का रिलीजन, किसी की कास्ट, इस बेस पर फोकस नहीं किया, कास्ट तो वहां पर था ही नहीं, और रिलीजन के बेस पे इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। बेसिकली इन्होंने किस चीज को देखा, लोगों की लोगों की जो कैपेबिलिटी है, बेसिकली लोगों की जो नॉलेज है, जो एजुकेशन है, इसके बेस पे इन्होंने अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों को रिक्रूट किया, ठीक है। और ये धर्म के आधार पर नहीं किया करते थे इस चीज को, ठीक है। नॉन मुस्लिम्स इनके एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट थे। बेसिकली कौन थे नॉन नॉन मुस्लिम, कौन कौन से, क्रिश्चियन इनके एडमिनिस्ट्रेशन का पास थे, ज्यूज इनके एडमिनिस्ट्रेशन का पास थे, और नॉन अरब्स, मैंने बताया किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन को पर्टिकुलरली इन्वॉल्व नहीं किया करते थे। हर ज्योग्राफिकल रीजन का जो आदमी है वो इनके एडमिनिस्ट्रेशन में आकर काम कर सकता है, अगर उसके पास स्किल है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास एजुकेशन है, तो वो इनके एडमिनिस्ट्रेशन में आकर जॉब पा सकता था, ठीक है। तो रिलीजन के आधार पर और ज्योग्राफी के आधार पर कोई भेदभाव अरेबियन एम्पायर में होता हुआ नहीं दिखता है, ठीक है। देखिए पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा किन लोगों को रखा गया, पर्टिकुलरली ईरानियंस को रखा गया, जो जोरास्ट्रियनिज्म जो धर्म है उसको फॉलो किया करते थे, जो ये इनको बेसिकली रखा गया। और ईरान में जोरास्ट्रियनिज्म के अलावा बुद्धिस्ट भी रखा करते थे, तो ईरान के जोरास्ट्रियंस और बुद्धिस्ट को यहाँ पर रखा गया, ठीक है। देखिए और जो कैलिफ्स है ना, ये ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, स्टिल दे आर द ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम, बट इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में और लोगों को भी अपने साथ रखा। और लोगों से मुराद है इन्होंने नॉन मुस्लिम्स को भी रखा, और नॉन जियोग्राफिकल अरब्स को भी रखा, मतलब जिनकी ज्योग्राफी अरब से नहीं है, जो दूसरी ज्योग्राफिकल एरिया से हैं, इनको भी अपने अपने रूल में रखा हमेशा, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है बुक में। देखिए ये जो अरेबियन रूलर्स है ना, ये किसी चीज में तब तक इंटरफेरेंस नहीं किया करते थे जब तक ये इस्लाम की टीचिंग के अगेंस्ट नहीं चला जाता था। जब तक कोई चीज इस्लाम की टीचिंग के अगेंस्ट नहीं जाती थी या इस्लाम की टीचिंग को क्वेश्चन नहीं करती थी, तब तक ये जो अरेबियन रूलर्स थे,
ये किसी चीज को बंद या उस चीज के अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया करते थे बेसिकली, ठीक है। देखिए, जो ये कैलिफ है अल मामून, इन्होंने सेटअप किया हाउस ऑफ विजडम बैतुल हिकमत नाम का एक डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट का काम बेसिकली क्या था, जो दूसरे सिविलाइजेशन के टेक्स्ट है ना, इन दूसरे सिविलाइजेशन के टेक्स्ट जो दूसरी दूसरी लैंग्वेजेस में है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में है, इन टेक्स्ट को कन्वर्ट करना अरबिक लैंग्वेज में, ठीक है। और इस अरबिक लैंग्वेज में जब इनको कन्वर्ट किया करता था, इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज हुआ बाद के दौर में या उसी दौर में इन अरेबियंस लोगों को। और कौन कौन से सिविलाइजेशन के टेक्स्ट को कॉपी किया गया, ग्रीक सिविलाइजेशन के टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया गया, बैजेंटीन एम्पायर के, इजिप्टियन, ईरानियन और इंडियन के, ठीक है। इन सारे सिविलाइजेशन के जो जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट थे, इनको क्या किया गया, कन्वर्ट किया गया, ट्रांसलेट किया गया बाद में अरबिक में, ठीक है। नाउ जो राजा के नोबल्स थे ना, वो भी, उन्होंने भी इस काम में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ठीक है। नोबल्स भी तैयार रहते थे हमेशा इस कार्य के लिए, ठीक है। नाउ अब देखिए, जो ग्रीक साइंस एंड फिलोसफी है ना, इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट था। ग्रीक ग्रीक जो साइंस और फिलोसफी है, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट देखा गया अरेबियन लोगों पे, ठीक है। नाउ इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जो चाइनीज फिलोसफी थी, चाइनीज फिलोसफी और चाइनीज साइंसेस थे, इनका बहुत बड़ा इंपैक्ट था अरेबियन लोगों पर। अरेबियन लोग जो थे वो बेसिकली चाइनीज प्रोडक्ट्स का यूज तब भी किया करते थे, और इनका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता था, इनका बहुत बड़ा इंपैक्ट था अरेबियन लोगों पे, ठीक है। चाइना के जो इन्वेंशन थे, कंपास, पेपर, प्रिंटिंग, गन पाउडर एंड इवन, देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हील मैरो ट्रेवल फ्रॉम चाइना टू यूरोप, ठीक है। तो चाइना टू यूरोप जब ये सारी चीजें ट्रेवल करके गई, तो ये वाया अरब अरेबिया होते हुए गई। तो अगर अरेबिया होते हुए जाती है, तो इसका मतलब है अरेबिया में भी ये इंट्रोड्यूस्ड हुई, ठीक है ना। देखिए, द फेमस वेजिटेरियन, देखिए उस समय के जो फेमस वेजिटेरियन ट्रैवलर थे मार्को पोलो, उन्होंने भी बाद में चाइना की यात्रा की इन सारी चीजों से रिलेटेड, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जो इंडिया के साइंस और नॉलेज था, इसका कोई ज्यादा आपको प्रमाण नहीं मिलता है अरेबियन कल्चर में, अरेबियन टेक्स्ट में आपको इनका ज्यादा वो नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसका एक सबसे बड़ा रीजन यही है कि इंडिया में जो उस समय के लोग हैं, इंडिया में जो बेसिकली जो पॉपुलेशन है इस समय, वो बेसिकली हिंदू पॉपुलेशन, और हिंदू पॉपुलेशन की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो बेसिकली एक पर्टिकुलर कैटेगरी के पास है, वो है ब्राह्मण्स। और ब्राह्मण ऐसा ऐसा अपनी बुक में, मैं आपको बताऊंगा कौन अपनी बुक में आगे ऐसा लिखता है, अपनी बुक में ऐसा आगे एक राइटर लिखता है कि जो इंडिया के ब्राह्मण्स हैं, वो अपनी जो नॉलेज है उसको शेयर नहीं करना चाहते हैं, और इंडिया की जो नॉलेज है वो संस्कृत में है। और वो राइटर ये भी कहता है कि संस्कृत जो लैंग्वेज है वो वर्ल्ड की सबसे मुश्किल लैंग्वेज है, ठीक है। अरबिक उस वो जो राइटर है उसको बेसिकली अरबिक लैंग्वेज भी आती है, उसको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आती हैं, लेकिन वो जो संस्कृत लैंग्वेज जब वो देखता है, तो वो देखता है कि सबसे मुश्किल लैंग्वेज है, और सबसे मुश्किल लैंग्वेज होने के बावजूद क्या है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सिर्फ एक ब्राह्मण पर्टिकुलर कम्युनिटी, ब्राह्मण्स की कम्युनिटी को ही ये संस्कृत लैंग्वेज आती है, और इंडियन टेक्स्ट है बेसिकली वो संस्कृत लैंग्वेज में ही मौजूद है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है वो संस्कृत लैंग्वेज में मौजूद है। और जो संस्कृत लैंग्वेज में मौजूद है, इनका ट्रांसलेशन सिर्फ ब्राह्मण जानते हैं, और ब्राह्मण जो है वो किसी के साथ इसको शेयर नहीं करते हैं। तो इसका एक ही रीजन ये हो सकता है कि इंडियन आर्ट और कल्चर का, इंडियन साइंसेस का इतना डेवलपमेंट, इतना ट्रांसलेशन नहीं हुआ होगा अरेबिया में, बिकॉज इस रीजन की वजह से, बिकॉज ब्राह्मण्स या यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, पर्टिकुलरली नॉट ब्राह्मण्स, हम ब्राह्मण्स को नहीं कह सकते, इसके अलावा जो यहाँ के जो साइंसेस हैं, जो संस्कृत की वजह से, संस्कृत या यहाँ पर रहने वाले लोगों ने ही उसे देने में वो नहीं किया हो, मतलब उन्होंने खुद देने की कोशिश ना की, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन स्टिल देखिए, ठीक है, इंडिया के इकोनॉमिक और कल्चरल रिलेशन थे अरेबियन वर्ल्ड के साथ, ठीक है। नाउ इंडियन साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन था, इंडियन साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन था, लेकिन इंडिया के ट्रेड रूट से तो इंडिया का साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन भी रहा होगा, बिकॉज इंडिया की चीजें वहां पर ट्रेवल करके गई होंगे। नाउ ठीक है, जब बेसिकली जब अरब्स ने 8th सेंचुरी के दौरान सिंध को कॉन्क्वेस्ट किया, ठीक है, सिंध बिकम द कॉन्टिनेंट ऑफ द साइंटिफिक कल्चर। देखिए, सिंध को जब उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया, ठीक है, लेट 8th सेंचुरी के दौरान, तो सिंध जो है, जो सिंध का प्रांत है बेसिकली, ये लिंक बन गया और इंडिया और अरेबिया के बीच का, ठीक है। जो साइंस था, इंडिया का साइंस था, इंडिया को जो, फिर इंडिया की जो फिलोसफी थी, इंडिया की जो साइंस थी, बेसिकली ये सिंध होकर अब ट्रेवल कर रही थी। सिंध एक पाइपलाइन की तरह था, और एक बीच का सेंटर था जहां से अब ये ट्रेवल कर रही थी, ठीक है ना। ठीक है, इंडिया का जो डेसिमल सिस्टम था ना बेसिकली,
ठीक है, जो मॉडर्न मैथमेटिक्स में यूज होता है बेसिकली, जो इंडिया में 5th सेंचुरी में डेवलप किया गया, ये ट्रेवल करता है अरेबियन वर्ल्ड में इसी दौरान, ठीक, इसी कैलिफ के दौरान में ये अरेबियन वर्ल्ड में ट्रेवल करता है, ठीक है। और 9th सेंचुरी में एक अरेबियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था अल ख्वारिज्म। इन्होंने अरेबिया में इंडिया के डेसिमल सिस्टम को पॉपुलराइज किया, मतलब इंडिया का जो डेसिमल सिस्टम है इसका वाइड स्केल पर यूज्ड, और इसको जो ख्याति मिली अरेबिया में वो अल ख्वारिज्मी के, ख्वारिज्मी ने इसको पॉपुलराइज किया, उसके बाद इंडिया के डेसिमल सिस्टम को मिले, ठीक है। नाउ जो इंडिया के डीलिंग्स थी, जो इंडिया के वर्क्स थे एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में, इसको ट्रांसलेट जरूर किया गया अरेबिक्स में, ठीक है। नाउ सुनिए, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट सुनिए, देखिए जो इंडिया का फेमस वर्क था एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोनॉमी सूर्य सिद्धांता में, विच हैज बीन रिवाइज्ड एंड रिफॉर्म्ड बाय आर्यभट्टा वंस, ये भी ये भी अरेबिया में ट्रांसलेट किया गया, ठीक है। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया की जो मेडिकल साइंस था उसका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। देखिए इंडिया की जो मेडिकल साइंस है, चरक और सुश्रुतरा डीलिंग विद द मेडिसिन आल्सो ट्रांसलेटेड। इंडिया की जो मेडिसिनल वर्क था, मेडिसिन पे जो इंडिया की रिसर्च थी, इसमें बेसिकली दो फेमस बुक है, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, आपने इनके बारे में सुना होगा। इनसे जो रिलेटेड इस जो सुश्रुत और इसके टेक्स्ट है बेसिकली, इनको ट्रांसलेट किया गया अरेबिक, ठीक है ना। यही देखिए, यही यही एक कंट्री को, यही एक रीजन को क्या बनाते हैं, प्रॉस्पर बनाते हैं, कि आप अपनी नॉलेज तो गैदर कर रहे हैं, दूसरे दूसरे इलाकों से भी आप क्या कर रहे हैं, नॉलेज को गैदर कर रहे हैं, और नॉलेज को गैदर करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली अपनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने से क्या बेनिफिट हो रहा है आपको, आप जब उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि जब आप उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो आपके लोग उस टेक्नोलॉजी को बहुत इजीली समझ लेते हैं, ठीक है। नाउ अब देखिए, जब इन्होंने टेक्नोलॉजी को समझ लिया, ये सारी चीजें ट्रांसलेट हो रही हैं, इसी के दौरान सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है हिंदुस्तान की पंचतंत्र, इस पंचतंत्रा को भी ट्रांसलेट किया जाता है और इसको अरबिक में कहा जा रहा है खालीला व दिमा, ठीक है, खालीला व दिमा इसको कहा जा रहा है, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया गया अरबिक में, जिसको बाद में वेस्ट में एसोफोबिस के नाम से जाना गया, ठीक है। इसकी कोई स्टोरीज आई होंगी, उससे रिलेटेड है ये। नाउ देखिए, जो इंडियन फिजिशियन थे ना, इंडियन फिजिशियन और मास्टर क्राफ्ट्समैन, ठीक है, इंडिया हमेशा अपने फिजिशियंस के लिए और अपने क्राफ्ट के लिए हमेशा पॉपुलर रहा है। आज भी इंडिया की गली नुक्कड़ में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्राफ्ट पर्सन मिल जाते हैं। इंडिया के जो लोग हैं उनके हाथों में क्या है, जादू है, ठीक है। तो उनका क्राफ्ट बहुत ज्यादा पॉपुलराइज था उस दौर में भी, और इंडिया के जो फिजिशियन थे इनका वेलकम किया जाता था बादशाह के कोर्ट में, कैलिफ के कोर्ट में इनका बेसिकली क्या किया जाता था, स्वागत किया जाता था, ठीक है। नाउ देखिए, अब इंडिया की जो स्टडी है, इंडिया की जो साइंस एंड फिलोसफी है, इसका अरब वर्ल्ड में क्या हो गया, इसका इंट्रोडक्शन हो गया अरब वर्ल्ड में, और अरब वर्ल्ड में इंडियन साइंसेस को, इंडियन इंडियन फिलोसफी को अब बेसिकली पॉपुलराइज किया गया और इंडियन साइंसेस को अब पढ़ा जाने लगा। देखिए, अब 7वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के टाइम पीरियड को हमने देखा, देखिए किस तरीके से देखा कि जो दूसरी सिविलाइजेशन का नॉलेज है वो ट्रांसलेट किया जा रहा है अरबिक में, अरबिक लोग उससे नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब 10वीं शताब्दी के दौरान क्या होता है कि कुछ चेंजेस आते हैं अरेबियन सोसाइटी में। क्या चेंजेस आए थे, बहुत अच्छे चेंजेस आते हैं 10वीं शताब्दी के दौरान। 10th सेंचुरी के दौरान क्या होता है कि अरेबियन लोगों ने जो नॉलेज को गैदर किया था, जिस नॉलेज को गैदर किया था, उसी बेस पर अब वो न्यू इन्वेंशंस कर रहे थे, ठीक है। अब वो अपने आप से ही साइंटिफिक डेवलपमेंट कर रहे थे। आज तक वो दूसरे सिविलाइजेशन के नॉलेज को ट्रांसलेट करते थे और उसके बाद उसको पढ़ते थे, लेकिन अब वो क्या कर रहे थे, खुद से ही नॉलेज को गेन करने के बाद उससे ही नए इन्वेंशन कर रहे थे। और अब वो किस किस फील्ड में ग्रोथ कर रहे थे, ज्योमेट्री के फील्ड में कर रहे थे, एल्जेब्रा के फील्ड में कर रहे थे, ज्योग्राफी के फील्ड में कर रहे थे, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी ऑप्टिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, और इन सारे फील्ड्स में वो क्या कर रहे थे, बेसिकली डेवलपमेंट कर रहे थे, ठीक है। नाउ राइटिंग्स ऑफ अरब जोग्राफर्स एंड देयर मैप एडवांस टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अरब के जो जोग्राफर्स थे और उनकी जो मैप टेक्नोलॉजीज थी, ये बहुत ज्यादा फ्लोरिश कर रही थी, बहुत ज्यादा यूज में थी। इवन जो अरब के जो टूल्स थे ना, सी रूट से रिलेटेड जो उनके टूल्स थे, सी रूट में जिन टूल्स को वो इस्तेमाल करते थे, उन टूल्स का इस्तेमाल 15वीं शताब्दी तक होता रहेगा, 15th सेंचुरी तक उनका इस्तेमाल होता रहेगा। मतलब इतना साइंटिफिक एडवांसमेंट उस दौर में उस दौर में हुआ अरेबिया में, ठीक है। नाउ देखिए, और ये जो अरब के जो अरेबिया के जो टेक्स्ट है, बेसिकली अरेबिया के जो टेक्स्ट है, अरेबियन एम्पायर के दौरान जो टेक्स्ट लिखे गए, ये बहुत, क्योंकि अरेबियन के जो टेक्स्ट थे ये इंडिया से भी लिंक होते थे, बिकॉज अरेबिया के जो लोग थे, इनका एक ट्रेड लिंक था इंडिया के साथ, ठीक है। इंडिया के साथ इनका ट्रेड लिंक था, जिसकी वजह से इनके टेक्स्ट है, बेसिकली जो इनके रिकॉर्ड्स हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, ठीक है। नाउ
अब देखिए सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखें यहाँ पर, जो वर्ल्ड की सबसे शॉर्ट लाइब्रेरीज थी, मतलब सबसे बड़ी और खूबसूरत लाइब्रेरीज थी, जहाँ पर विशाल ज्ञान का भंडार था, ठीक है, एंड लीडिंग साइंटिफिक लैबोरेटरीज, जो वर्ल्ड की साइंटिफिक लैबोरेटरीज थी, बड़ी बड़ी साइंटिफिक लैबोरेटरीज थी, ये स्टैब्लिश कहाँ पर हुई, अरेबिया में, ठीक है, ये अरेबिया में थी उस दौर में, ठीक है। नाउ देखिए इन लेबोरेटरीज में, इन साइंटिफिक नॉलेजेस में, इन साइंटिफिक नॉलेज में सिर्फ अरेबिया के लोग ही नहीं थे जो अपना रोल प्ले कर रहे थे, बेसिकली अरब ही नहीं थे जो अपना रोल प्ले कर रहे थे, नॉन अरब्स भी थे जो अपना रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन वो अपना रोल कैसे प्ले कर रहे थे, बिकॉज वो अरेबिया के अंपायर के अंदर ही आते थे, और वो नॉन अरब्स भी थे जो अरेबिया के फ्लोरिश होने में अपना पार्टिसिपेशन दे रहे थे, ठीक है, उनका पार्टिसिपेशन भी था अरेबिया के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। बेसिकली ये कहाँ के लोग थे, खुरासान के लोग थे, इजिप्ट के लोग थे, और स्पेन के लोग थे, ठीक है। और जो अरब साइंसेस थे बेसिकली वो इंटरनेशनल हो चुके थे, अब अरब साइंसेस वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी थी। लेकिन देखिए अब धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे अरब साइंसेस बढ़ रही हैं, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि लोग अरब में आना चाह रहे हैं, अरब में लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, लोग अरब में आ रहे हैं, ठीक है। नाउ अरेबिया अब एक तरीके से बहुत ज्यादा फ्लोरिश कर रहा है 10वीं शताब्दी के दौरान। अब यहाँ पर हर वो चीज है जो एक बहुत आइडल किंगडम में होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ के जो बेसिकली साइंटिस्ट थे ना, साइंटिस्ट थे यहाँ के, जो क्राफ्ट पर्सन थे बेसिकली, जो यहाँ की इकोनॉमी को चला रहे थे, जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स को कर रहे थे, इनको गवर्नमेंट का बहुत सारा प्रोटेक्शन होता था, ठीक है। गवर्नमेंट इनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया करती थी। प्रोटेक्ट किस वे में किया करती थी, गवर्नमेंट इनको पेट्रोनाइज किया करती थी, इनको अच्छे अच्छे लेबोरेटरीज दिया करती थी, मतलब हर वो फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड करती थी गवर्नमेंट, जिनसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन अरेबिया में हो, इनकी हर सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है, बहुत ज्यादा पेट्रोनाइज दिया जाता है इनकी सोसाइटी में, इन साइंटिस्ट को, ठीक है। लेकिन दौर तब शुरू होता है 12वीं शताब्दी के दौरान, असली दौर शुरू हो रहा है 12वीं शताब्दी के दौरान। 12वीं शताब्दी के दौरान, 12th सेंचुरी के दौरान कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट होती हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो रही है यहाँ पर, जिस वजह से अरेबियन जो साइंस है उसका डिक्लाइन 12वीं शताब्दी के बाद शुरू हो रहा है, ठीक है। 12वीं शताब्दी के बाद अरेबियन जो साइंसेस है इनका डिक्लाइन शुरू हो रहा है, और इसका एक रीजन यहाँ पर दिया हुआ है ऑर्थोडॉक्सी, ठीक है। ऑर्थोडॉक्सी की वजह से, ऑर्थोडॉक्सी थी सोसाइटी में, इसकी वजह से अरेबियन साइंसेस से अरेबियन कल्चर था वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट, डिमोरलाइज होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से जो साइंटिफिक अचीवमेंट्स यहाँ पर हो रही थी वो कहीं ना कहीं कम होनी शुरू हो गई, ठीक है। लेकिन स्टिल स्पेन में ये अभी भी हो रहा था। अरेबियन रीजन में बेसिकली साइंटिफिक अचीवमेंट्स होनी, साइंटिफिक डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, जो किंगडम का डिक्लाइन था वो शुरू हो गया था, लेकिन स्पेन के रीजन में अभी भी कहीं ना कहीं ये चीजें चल रही थी, अभी भी कहीं ना कहीं ये चीजें फ्लोरिश कर रही थी, कहीं ना कहीं न्यू साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रही थी, ठीक है। नाउ देखिए अब बात करते हैं अफ्रीका, अफ्रीका के बारे में यहाँ पे बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है। देखिए जब अरब्स ने डोमिनेट करना शुरू किया नॉर्थ अफ्रीका को, रीजन को बेसिकली, और अरब ने डोमिनेट करना शुरू किया इंडियन ओशन को, ठीक है, तो जो अफ्रीकन रीजन था और जो अरेबिया, जो अफ्रीका का जो रीजन था और अफ्रीका के ट्रेडर्स थे बेसिकली, ये और क्लोज हो गए इंडियन ओशन ट्रेड के साथ और मिडिल ईस्टर्न ट्रेड के साथ, ठीक है। नाउ अरब जो माइग्रेंट्स थे, ठीक है, अरब जो ट्रेडर्स थे और जो मर्केटाइल एक्टिविटीज थी, ये ईस्ट अफ्रीका की कोस्ट तक, ईस्ट अफ्रीका की कोस्ट में फैली हुई थी, और ये ईस्ट अफ्रीका की कोस्ट में कहां तक फैली हुई थी, मालिंदा और जांजिबार नाम के सिटीज तक फैली हुई थी, पोर्ट सिटीज तक बेसिकली ये फैली हुई थी, ठीक है। अरब किस चीज का ट्रेड किया करते थे, अफ्रीका के साथ जो इनका ट्रेड था, अफ्रीका इंडिया इनके बीच में जो ट्रेड था, अरब का बेसिकली ट्रेड किन चीजों में होता था, इनका ट्रेड बेसिकली स्लेव्स के अंदर, स्लेव्स का बेसिकली ट्रेड किया करते थे, गोल्ड का ट्रेड किया करते थे, आइवरी का ट्रेड किया, आइवरी यानी हाथी का जो दांत होता है बेसिकली, इसको आइवरी कहा जाता है। इसका ट्रेड बेसिकली अफ्रीका अफ्रीका अरब्स और इंडिया के बीच में बेसिकली इसका ट्रेड चल रहा था बेसिकली, ठीक है। अफ्रीका वाज अ पावर, अफ्रीका में एक ही पावरफुल किंगडम था बेसिकली, दैट वाज एन इथोपियन किंगडम, और ये इथोपियन किंगडम है बेसिकली, ये बैलेंटीन अंपायर के ज्यादा क्लोज है। यहाँ का जो किंग है वो क्रिश्चियन है, ठीक है, वो क्रिश्चियन है, और यहाँ का जो किंग है वो क्रिश्चियन है, और उसके बाद इसके जो लिंक है ये क्लोज काफी है बैलेंटीन अंपायर के साथ, और जैसे ही बैलेंटीन अंपायर का डिक्लाइन होगा वैसे ही आप देखेंगे कि जो ये इथोपियन अंपायर है, अफ्रीका का जो इथोपियन अंपायर है, इसका डिक्लाइन भी शुरू हो जाता है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।